नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज के हमारे ख़ास मेहमान श्री रमेश सैनी जी हैं। आप जींद विधानसभा से प्रत्याशी भी रहे हैं और वर्तमान में आप अखिल भारतीय कांग्रेस प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत है मेरे कार्यालय के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रमेश जी, आप सामाजिक व्यक्ति भी हैं, आपका शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है, शिक्षाविद भी रहे हैं और राजनीति का अनुभव भी आपका लंबा चौड़ा रहा है। आप जींद विधानसभा का इलेक्शन आपने लड़ा है, तो आपकी जो जीवन यात्रा है, यहाँ तक का जो सफ़र है, और अब वर्तमान में पिछड़े वर्ग के जो आप प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर अखिल भारतीय कांग्रेस के आप हरियाणा प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं सर। मेरे छोटे भाई, मैंने ये मेरी यात्रा जी स्टूडेंट लाइफ से शुरू की। जी। मैं जींद विधानसभा के इस क्षेत्र में जी जो गवर्नमेंट कॉलेज था उसके अंदर CR DR प्रेसिडेंट से लेकर के जी ये मैं कॉलेज टाइम से स्टूडेंट राजनीति करता रहा। जी। और उसके बाद मेरा फील्ड एजुकेशन की तरफ स्कूल के माध्यम से मैंने शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का कार्यक्रम जी अपनाया। जी। इस कार्य के माध्यम से जी मैंने हमारे क्षेत्र में जो पिछड़ापन था जी उसको दूर करने के लिए एक सामाजिक रूप से जी उन गरीब परिवारों को, उन दबे कुचले परिवारों को शिक्षित करने का काम किया जी जिनके माँ बाप को एजुकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जी। उनके बच्चों को मैंने इंग्लिश मीडियम के नाम से जी पढ़ा करके जी और एस्टेब्लिश करने का काम किया। क्या बात। मेरे पास पढ़े हुए बहुत से बच्चे, मैक्सिमम 70-80% बच्चे जी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर कार्य करते हैं। बहुत उम्दा। तो इसी के साथ साथ मैंने, मेरा जो इंटरेस्ट था जी वो राजनीति की तरफ बढ़ा। जी। उसका कारण था जी क्योंकि मैं इस पिछड़े क्षेत्र के अंदर पैदा हुआ जी और मैंने यहाँ की दुर्दशा को देखा। हमारे जींद के अंदर ना तो कोई हाईवे था, जी ना यहाँ कोई इंडस्ट्री थी, जी ना कोई रोज़गार के और साधन थे, ना यहाँ पर कोई हेल्थ सुविधाएं थी, जी ना एजुकेशन के कोई ऐसे साधन थे कि जिनके माध्यम से यहाँ के बच्चे बड़ी एजुकेशन लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर या और अच्छी पोस्टों पे जा सके। जी। इसके लिए मैंने देखा कि भाई ये क्षेत्र तो अति पिछड़ा है। जी। तो इसी कारण से मैंने स्कूल के माध्यम से ये मैंने अपना सामाजिक कार्य शुरू किया। और इसके साथ साथ अब राजनीतिक रूप से जी मैंने इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किया। जी। मैंने चुनाव लड़ा 2009 के अंदर, पहला चुनाव। जी। किस दूसरा पार्टी के चुनाव टिकट से सर? मैंने पहला चुनाव BSP से लड़ा था। जी। तो उसमें मेरे को अच्छा, हल्के के लोगों ने बहुत अच्छा वोट दिया। जी। और जिसकी वजह से मतलब मेरा इंटरेस्ट और क्रिएट हुआ। अभी वास्तव में लोग, जो जींद हल्के की जनता है, वो जो हमारे जो बड़े पुराने नेता हैं उनसे त्रस्त है। उन लोगों ने इस क्षेत्र में कोई विकास का कार्य नहीं किया। इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत काफ़ी संख्या में वोट दे करके मेरे को आगे किया। तो फिर मैंने उसी कड़ी में मैंने 2014 में फिर अपना दोबारा से फिर चुनाव लड़ा। और 14 के बाद अब फिर मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष होने के नाते अब मैं पूरे हरियाणा के अंदर इन दबे कुचले परिवारों को, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो भी कमज़ोर वर्ग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको राजनीतिक जागृति उनके अंदर लाने के लिए, उनके अधिकारों को उनको सुनिश्चित करवाने के लिए, उनको उन अधिकारों की जानकारी दिलाने के लिए मैं राजनीतिक रूप से पूरे हरियाणा के दौरे पर हूँ। अभी मैंने हाल ही में पिछली 2 अप्रैल को मैंने हिसार के अंदर रैली की थी पिछड़ा वर्ग की, हल्के की, पूरे हिसार ज़िले की। उसके बाद मैंने 9 मई को फिर मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र ज़िले की रैली की। और उसके बाद मैंने फिर 13 तारीख को करनाल के अंदर इसी प्रकार की एक रैली पिछड़ा वर्ग की मैंने की। और अभी हाल ही में एक हमने सोनीपत के अंदर पूरे हरियाणा की जो हमारी टीम है 29 मेरे जिला अध्यक्ष हैं और 90 से ज़्यादा मेरे प्रदेश के कोऑर्डिनेटर, ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर्स, उपाध्यक्ष वगैरह हैं। उन सब की मीटिंग हमने लेकर के 30 तारीख को, जो आने वाली 30 तारीख है, 30 मई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के अंदर एक पूरे
हिंदुस्तान की पिछड़े वर्ग की एक रैली होने जा रही है, जिसके अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पार्टी के और बहुत दलित और पिछड़े समाज के जितने भी बड़े नेता हैं, हमने उन सभी को आमंत्रित किया है और सभी के पहुंचने की पूरी संभावना है। उस रैली के माध्यम से हमारे जो 2 कन्वेंस कांग्रेस पार्टी की हुई है, एक तो अभी हाल ही में रायपुर के अंदर पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस की एक अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर कुछ फैसले लिए गए हैं। उसमें बताया गया है कि 50% टिकटें एससी और ओबीसी के लोगों को दी जाएंगी और संगठन में भी 50% युवाओं को और ओबीसी के एससी के लोगों को लिया जाएगा कांग्रेस के संगठन के अंदर। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी ये वायदा किया है और राहुल गांधी ने इस बात के लिए हामी भरी है। और इसी पैटर्न पे, इसी के चलते हुए अभी कर्नाटक के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके अंदर एससी और ओबीसी के काफ़ी लोगों को टिकटें दे करके पार्टी ने उनका मान सम्मान बढ़ाया है। और आज एक वेव है, हवा है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मतलब हमें पता लग रहा है कि वहाँ कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना रही है और 150 के आसपास सीटें वो जीत रही है। तो इस प्रकार का कार्य हम समाज के उत्थान के लिए, सामाजिक रूप से ऊपर उठाने के लिए मैं प्रदेश के अंदर अपने दौरे लगा रहा हूँ। और जींद विधानसभा के अंदर भी मैंने पीछे यहाँ 28 मई को मैंने रैली की थी। उस रैली के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे। बहुत बढ़िया 10-12 हज़ार की तादाद में वो रैली हमने की थी। पिछड़ा समाज इकट्ठा हुआ और इस बात को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अप्रिशिएट किया कि इतनी संख्या में मतलब लोग पिछड़ा वर्ग इकट्ठा हो रहा है। तो अब लोग जागरूक हो चुके हैं और पिछड़ा और एससी और बीसी समाज के और दलित या जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर कोई भी वर्ग है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे जाट है, चाहे राजपूत है, जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिसके पारिवारिक बैकग्राउंड बेचारे के पास कुछ नहीं है, वो सब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और अगला जो समय आएगा, अब हरियाणा के अंदर 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। सैनी साहब, आपको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लोगों को जोड़ने की दी हुई है। तो जब से आपका कार्यकाल रहा है, जब से आप इस पद पे हैं, क्या लक्ष्य आप लेकर चले थे और कितना उस लक्ष्य को अचीव कर पाए? देखो, मैं किसी राजनीतिक परिवार से संबंध नहीं रखता। मैं तो एक सामाजिक और छोटे से गरीब जमींदार परिवार से संबंध रखता हूँ। और मेरे जैसे व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके कांग्रेस पार्टी ने ये साबित करने का काम किया है कि भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पिछड़े और दलित को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। मेरा प्रयास रहेगा कि भी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आज तक नौकरियों के अंदर जो पिछड़े को और दलित समाज को उसका अधिकार नहीं मिल पाया है, चाहे वो सामाजिक रूप से नहीं मिल पाया है, उनकी बहुत सी स्कीमें जो सरकार चलाती रही है परंतु उनको उनका लाभ नहीं मिला है। मेरा प्रयास रहेगा कि प्रदेश के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें उन पिछड़े समाज के लोगों को और जनरल के भी उन लोगों की पैरवी करूंगा जो लोग सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं परंतु राजनीतिक सोच उनकी अच्छी है। आप बहुत नेक सोच लेकर चले हैं और पिछड़ा वर्ग में भी लगभग 80 से ज़्यादा कास्टें हैं। क्या उम्मीद की जा सकती है बतौर प्रदेशाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में उन सब समाजों के लोगों को प्रतिनिधित्व किसी न किसी तरीके से दे पाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा जो अधिवेशन रायपुर में हुआ उसमें एक फैसला लिया गया है कि भाई जो प्रदेश का पिछड़े समाज का जो अध्यक्ष है या एससी का जो अध्यक्ष है वो सभी टिकट वितरण कमेटी के सदस्य रहेंगे। और इस स्थिति में मैं अपने समाज के लोगों की जो दलित और पिछड़े हैं उन लोगों की टिकटों की पैरवी करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें दिलाने का काम करूंगा। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार का पिछले लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से दूर है, लगभग 2 योजना होने को है, क्या उम्मीद करते हैं? क्या कुछ परिवर्तन की बयार आपको नज़र आ रही है भविष्य के 2024 के चुनाव में? बिल्कुल निसंदेह। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को बैकवर्ड बता करके इस देश के साथ छल किया है और बैकवर्ड के नाम से वोटें ले करके उन्होंने पूरे देश के अंदर राज किया। तो हर पार्टी को इस बात का इल्म हो गया है, पता लग गया है जो दलित और पिछड़ा है वही वास्तव में किसी भी पार्टी की
की रीढ़ होती है, और कांग्रेस की रीढ़ तो दलित और पिछड़ा ही था। पार्टी में कुछ हमारा कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी रही होगी, या पार्टी के नेताओं में कुछ कमी रही होगी, जिसकी वजह से वो वोट हमारा खिसक गया। और अब उन्होंने देखा कि वहाँ जा कर के बीजेपी को वोट दे करके वो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके साथ छल हुआ है। वो वापस से दोबारा कांग्रेस के साथ जुड़ करके कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए आतुर हैं। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री का जो पद होता है बहुत संवैधानिक पद होता है, वो शपथ लेके उस पद को ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या कारण होता है जब मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बाद मुख्यमंत्री जब सार्वजनिक रूप से कह देता है मैं पहले इस समाज का मुख्यमंत्री हूँ, क्या उन बातों ने सत्ता से विमुख कर दिया कांग्रेस पार्टी को? देखो, ये तो एक सामाजिक बात होती है, भाई मैं फलां जाति से संबंध रखता हूँ। वैसे तो दुर्भावना है ये हमारे देश की, जो जाति व्यवस्था है ये हमारे देश के लिए एक बड़ा कलंक है, और इसकी वजह से ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो नीति अंग्रेज़ अपनाते थे डिवाइड एंड रूल की, वो पार्टी के बीजेपी पार्टी के लोगों ने अपना करके इस देश को खंडित करने का काम किया है। और जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं जातिवाद की, वो समाज के दुश्मन है, देश के दुश्मन है, प्रदेश के दुश्मन है। तो माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चला रही है, लोगों से जुड़ाव करने का प्रयास कर रही है। क्या कांग्रेस दिल से दिल जोड़ो, मन से मन जोड़ो, उस पर भी विचार कर रही है? बिल्कुल। ऐसी स्थिति में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो का मतलब है भाई हाथ से हाथ बढ़ाओ और मतलब दिल से दिल मिलाओ। इसी कड़ी के अंदर मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र जींद के अंदर 16 गांव, हमारे 36 गांव हैं, 16 गांव के अंदर तो मैंने पैदल डोर टू डोर लोगों से संपर्क किया है, दिल से दिल मिलाया, हाथ से हाथ मिलाया, उनकी भावनाओं को समझा और उसकी लड़ाई लड़ने का मैंने उनको वायदा किया है। तो भविष्य का की क्या कार्य योजना है बतौर प्रदेशाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग अखिल भारतीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के दायित्व पर आप हैं, तो भविष्य में कांग्रेस को किस प्रकार से सत्ता की चाबी आप पकड़ा पाएँ, उसके लिए बतौर प्रदेशाध्यक्ष आपका क्या मिशन, क्या विज़न आप लेके चले हैं ताकि सत्ता में कांग्रेस दोबारा से वापस आए? मैं पूरे प्रदेश के अंदर दलित और पिछड़े समाज को जोड़ने के लिए अपने दौरे किए हुए हूँ। मैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 90 की 90 विधानसभा में जा रहा हूँ। इसके साथ साथ हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो इतनी 3700-3800 किलोमीटर की जो यात्रा की, उसके अंदर भी इस पार्टी को ऊपर उठाने, पूरे देश के अंदर पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और इसके साथ साथ लोगों के दिल से दिल मिले हैं। और हम हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दबे कुचले समाज के लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए मैं अपना जी जान एक कर दूंगा, इसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। अध्यक्ष जी, संभावनाओं का खेल है, भविष्य के गर्व का किसी को नहीं पता, लेकिन यदि कांग्रेस सत्ता में आती है हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा का दिल कहा जाने वाला जींद जिला, रैलियों का स्थल जींद जिला, यदि सत्ता आती है तो बतौर रमेश सैनी जी जींद जिले के लिए, रोज़गारों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या विज़न लेके चले हैं कि ताकि लोग सिर्फ जींद को सत्ता की चाबी ना समझें, रैली स्थल ना समझें? यहाँ से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए क्या आप वायदा करते हैं? देखो, मैं जींद में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। यहाँ की आर्थिक स्थिति को मैंने देखा है, सामाजिक स्थिति को देखा है, जो औद्योगिकरण है नहीं हो पाया, कोई रोडों का जाल नहीं बन पाया, मैंने उन सब चीज़ों को देखा है। और ऐसी स्थिति में मेरा प्रयास रहेगा, मेरी एक लड़ाई रहेगी, चाहे सरकार में कोई भी मुख्यमंत्री बने, कोई भी आगे आए, मैं इस क्षेत्र के लिए रोज़गार की लड़ाई लड़ूंगा, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाने के लिए प्रयासरत रहूँगा। और जो हमारे क्षेत्र के लोग जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको, ताकि ऐसी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर आएँ ताकि उनको बाहर किसी प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में, कुछ दूसरे ज़िले में न जाना पड़े और वो यहाँ रह करके घर में ही अपना काम कर सके और उनके पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। जी, आपने बहुत कीमती अपना समय दिया, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। जिस प्रकार का एक ये साक्षात्कार हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं रमेश सैनी जी से हुई है चर्चा, मनन कीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी
अपने किए हुए वादों पर खरी उतर पाती है। सोचना आपने है, विचार आपने करना है, राजनीतिक फैसला आपका है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।